लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पहले चरण में वोटिंग अप्रैल 19 को प्रस्तावित है। पहले चरण में कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, उनमें वोटिंग होनी है। इसी सब के बीच ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग अगर किसी एक पार्टी ने की है और दूसरे राइवल पॉलिटिकल पार्टीज के खेमे में सेंधमारी की है, तो वो है सत्तारूढ़ी भाजपा। सत्तारूढ़ी भाजपा ने पिछले 6 महीने में कम से कम 70,000 ऐसे वर्कर्स हैं जो रालोद के थे, समाजवादी पार्टी के थे, बहुजन समाज पार्टी के थे, जिनको अपने यहाँ मिला लिया और अब उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन ना सिर्फ वर्कर्स बल्कि पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी अन्य पार्टी से भाजपा के खेमे में शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई ज्वाइनिंग रही है तो वो रही है पूर्व डीजीपी आईपीएस विजय कुमार साहब की। वरिष्ठ और डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, जनवरी में रिटायर हुए और अब वो चुनावी रणभूमि में जाने के लिए कितने तैयार हैं या नहीं हैं, या फिर एक पॉलिटिशियन के तौर पर कितना अपने आप को तैयार कर पाएंगे, उसी सब पे बातचीत करने के लिए आज विजय कुमार सर खुद हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ बातचीत करने के लिए। एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर अपने ऑलमोस्ट आई थिंक 40 साल के करियर के बाद पॉलिटिक्स में 36 साल के करियर के बाद पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपने पिछले हफ्ते भाजपा में आप ज्वाइन हुए, आपकी धर्मपत्नी जी भी ज्वाइन हुई। कैसा ये एक सफर रहा फ्रॉम अ फॉर्मर डीजीपी, अ वेरी डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर टू नाउ अ पॉलिटिशियन? ये सफर कैसा था और ये दिमाग में क्यों आया कि अब मुझे ये कदम उठाना चाहिए? जब मैंने कई बार मुझसे प्रश्न पूछा गया तो मैंने उसका, मेरे पास बहुत सिंपल उसका उत्तर है कि मैं जब पुलिस अधिकारी था तब भी मैं बहुत जनोन्मुख था। जैसे मैं जिस जिले में भी रहा हूँ तो लगभग वहाँ के हर गांव के हर आदमी मुझे जानता है जी। जैसे मैं बहुत आज से 35 साल पहले नैनीताल में रहा हूँ तो उस समय आतंकवादी दौर था, आतंकवाद का दौर था और बड़ी वहाँ पे जनता डरी हुई रहती थी और कोई पुलिस के लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलने में थोड़ा सा उनको संकोच होता था। तो उस समय वो लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए मुझे हर गांव में जाना पड़ता था और तराई में खटीमा से लेके जसपुर तक, रेहड़ तक जितने भी गांव हैं, मैं लगभग हर गांव में मैंने भ्रमण किया है और हर आदमी को मैं जानता था। उसको नाम से जानता था, उसके चाल चलन से, उसको उसके बारे में सब कुछ जानता था। इसलिए मुझे करना पड़ता था क्योंकि वहां पे उसकी आवश्यकता थी। उस समय रणनीति के रूप में भी आवश्यकता थी, लोगों के मोरल को बूस्ट करने के लिए भी आवश्यकता थी। और उस समय मैं एएसपी था, तराई का जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है वो मैं देखा करता था और उस समय बड़ी मतलब भयावह स्थिति थी। जो उस समय आपने तो शायद वो युग नहीं देखा है, लेकिन बहुत ही भयावह स्थिति थी और बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और उसमें लोगों का मोरल बूस्ट करना और पुलिस वालों का मोरल बूस्ट करना, पुलिस कर्मियों का मोरल बूस्ट करना, ये बहुत बड़ा टास्क था कि अगर हम नहीं निकलते तो हमारे लोग नहीं निकलते, अगर पुलिस नहीं निकलती तो लोग और डर जाते जो पहले से ही डरे हुए थे। तो उसको करने के लिए हम लोग को निकलना पड़ता था। तो वो तब से वो प्रक्रिया चालू हुई। उसके बाद मैंने ये नियम बना लिया कि जहां भी मैं रहा हूँ, कि जिस भी जिले में, वहां मुझे हर गांव का हर आदमी जानता है और अगर कोई मेरे पास समस्या लेके आया तो मैंने उसकी समस्या भी त्वरित गति से उसकी दूर की। तो ये मेरा स्वभाव था। और अभी भी जब मैं रिटायर हो गया हूँ या मैं महत्वपूर्ण पद पे, मान लीजिए ऐसे पद पे गया जहाँ पब्लिक डीलिंग ज्यादा नहीं है, तो वहां भी लोग मेरे पास आते थे और मैं निश्चित रूप से, अगर कोई जायज काम है तो जायज काम के लिए करना तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके साथ जो लोग रहे हैं, अगर उनको कह दिया जाए कि भाई इसका जायज काम है, करिए, तो निश्चित रूप से तो ये तो मेरा स्वभाव रहा है। तो मुझे लगा कि अगर इसको कंटिन्यू करना है, इसको और बेहतर, तब तक तो हम केवल पुलिस की समस्याएं दूर कर पाते थे, लेकिन अब ये ऐसा मौका आया है कि जब हम और भी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र सेवा केवल लोगों की दरख्वास्त लेके उस पर कार्रवाई करना तक सीमित नहीं है, ज्ञान का काम है। उसके बाद मैंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च का काम चालू किया। सबसे पहले मैंने 95 से चित्रकूट में एंटी डेकोइटी ऑपरेशन उस समय चल रहा था। ददुआ वहाँ पे बहुत सक्रिय था, ददुआ का गैंग बहुत सक्रिय था, तो मुझे हर जगह जाना पड़ता था, हर जगह वालों को उसने मारा भी था। जी। तो मुझे वहाँ के
हर जंगल में जाना पड़ता था, हर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता था, हर जो नदी नाले जंगल पहाड़, वहाँ बड़े घनघोर जंगल हैं और वहाँ रुकने की और ठहरने की, डाकुओं के ठहरने की बड़ी अच्छी, मतलब छुपने के बहुत अच्छे स्थान थे। तो उनको वहां से निकालने के लिए या उनमें भय व्याप्त करने के लिए कि भाई पुलिस यहाँ आ सकती है, मुझे पैदल जाना पड़ता था। तो उस प्रक्रिया में मैं लगभग हर जगह गया हूँ। तो मुझे लगता है कि उसी तब समय मैंने फिर ये एकेडमिक्स का काम चालू किया। वहाँ प्री हिस्टोरिक मैन के बहुत सारे अवशेष मिले, तो मैंने उसका सर्वे किया। फिर उस पर करीब 1500 पेज की मैंने एक किताब लिखी, जिसको रॉक पेंटिंग्स ऑफ चित्रकूट एंड बांदा करके उसमें पब्लिश किया मैंने। तो उसमें आदि मानव के काल से आज तक कैसे मनुष्य विकसित हुआ और उसका धर्म कैसा था, कैसे परिवर्तन हुआ, किन देवी देवताओं की पूजा करता था, उसका जीवन कैसा था और उनकी संस्कृति कैसी थी, इस पे बहुत उस प्रकाश पड़ता है उन जो रॉक पेंटिंग्स हैं। उसके अतिरिक्त तो वहाँ पे मानव के अवशेष जो हैं, पेबल टूल, लोअर पैलेलिथिक पीरियड के पेबल टूल से लेके चैल्कोलिथिक और हिस्टोरिकल पीरियड तक के अवशेष हैं। तो उसका भी मैंने सर्वे किया, क्योंकि अब सर्वे तो ऐसा है जहाँ जाएंगे तो आप सब कुछ देखते हैं। तो उन सभी का सर्वे अभी तो लिखने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो रॉक पेंटिंग्स था उसका सर्वे मैंने किया। तो मुझे लगा कि अगर हम एसपी के रूप में वहाँ से निकल जाते तो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत से एसपी रहे, और मुझे वहाँ से आए हुए करीब 30 साल अब तो गुजर गया है, लेकिन वहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ मुझे हर गांव में लगभग जो उस पीढ़ी के लोग सभी जानते हैं। जी, तो एक पब्लिक से कनेक्ट आपका शुरुआत से ही रहा, सर्विस के दौरान से ही, लेकिन पॉलिटिक्स एक बहुत ही अलग एक प्रोफेशन है। उसमें एंट्री करने का जब आप आईपीएस बने होंगे या जैसे यंग ऑफिसर होता है, उस समय कभी ख्याल आया था कि नहीं? उस समय तो कोई ख्याल नहीं आया था मेरा कभी, मतलब रिटायर होने तक मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि भाई जनसेवा तो ऐसा नहीं है कि आप रिटायर होने के बाद ही जनसेवा रोक देते हैं। आप ज्ञान की सेवा कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान बांट सकते हैं। जैसे मैं इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी का चीफ एडिटर हूँ। मैंने उसमें करीब पिछले 8 साल से मैंने 50,000 पेज पब्लिश किए हैं। उसमें से करीब 25,000 तो मेरे ही लिखे हुए हैं पेज। वो करीब 40 पुस्तकों के रूप में है। 25,000 पेज हैं, और वो मतलब कैटलॉग्स हैं बड़े बड़े, वो 2-2, 3-3 हजार पेज के। तो उनको हम लोग तो वैसे आर्टिकल ही टेक्निकली कहते हैं, लेकिन वो 2-4-5 किताबों से ज़्यादा बड़े हैं। उसके जो वर्थ है, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जर्नल का जो विश्व में जो साइटेशन है, रिसर्च साइटेशन है, वो 25,000 है करीब। लेकिन सर, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना, अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, ये ख्याल कब आपके दिमाग में? ये मुझे जब मैं रिटायर हो गया 2 महीने हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग अभी भी जो है समाज की सेवा कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के माध्यम से हम लोग उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्ञान तो हमारे पास, ज्ञान का हथियार तो है, उससे तो हम लोगों को बांट ही रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं पूरे ज्ञान को। हमने उसको इतने दिन तक लोगों को अवेयर किया, लोगों को संस्कृत के प्रति जागरूक किया। ये तो हमने बिना पुलिस अधिकारी का तो काम भी नहीं है। ये काम तो पुलिस अधिकारी का होता नहीं, क्योंकि संस्कृति को उजागर करे। जैसे मैं महाराजगंज में रहा हूँ, तो महाराजगंज एक बॉर्डर का जिला है, नेपाल से लगा हुआ है, गोरखपुर के उत्तर में। वहाँ का मैं एसपी आज से 25 वर्ष पहले रहा हूँ। बांदा के बाद मैं वहाँ रहा हूँ। तो मैंने वहाँ के एक एक गांव का सर्वेक्षण किया। चूंकि पुलिस का काम भी यही है कि भाई अगर पुलिस अधिकारी हर गांव में जाता है तो उसका रेपो सबसे रहता है। कोई घटना होती है तो पता चल जाता है, कोई सूचना होती है। तो मुझे हर गांव में हर आदमी उस जनरेशन का जानता है, जो आज से 25 साल पहले मतलब अगर वो अवेयर था, बच्चा नहीं था या उसकी उम्र कम नहीं थी, तो वो मुझे जानता है। तो उससे मुझे लगा कि मैं लोगों की मैंने ज्यादा मदद की, वहाँ के सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया, लोगों की मदद की। कोई भी होता था कि अगर किसी, मान लीजिए सोगी बरवा का कोई आदमी है और वो हमारे पास चला आता था कि वो क्या समस्या है, वो अपनी समस्या। सोगी बरवा वहाँ का सबसे रिमोट थाना है, तो वहाँ का भी अगर आदमी, हाँ, और अगर कोई संकट में है तो वो फोन कर देता था। या अभी भी है, अगर मान लीजिए निचलौल का कोई आदमी है तो अभी मुझे फोन करते हैं कि आप हमारा काम करा दीजिए। तो स्वाभाविक है कि मैं कह ही देता हूँ। वहाँ रहे हैं, डीजीपी के पद पे भी रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं, या विभिन्न पदों पे रहा हूँ हर जगह, आईजी गोरखपुर का रहा हूँ। तो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि लोगों के अगर जायज काम है तो उसके लिए मैं कह देता हूँ।
लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या कभी आपको कंटेस्ट करते देख सकते हैं इलेक्शन चुनाव? अभी तो इसके बारे में मैंने कोई विचार नहीं किया है। अभी तो मैं केवल ना कोई ऐसा किसी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और ना मैंने किसी से कहा कि साहब मैं इसलिए आना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं प्योरली सोशल सर्विस के लिए आना चाहता हूँ और सोशल सर्विस मैं पहले से ही कर रहा हूँ। पुलिस अधिकारी के रूप में भी कर रहा था और ज्ञान बांटने के विद्वान के रूप में भी मैं लोगों को फ्री में ज्ञान बांट रहा था, जिसके लिए एक यूनिवर्सिटी खोल के लोग इतना धन खर्च करके जो काम करते हैं वो हम तो मुफ्त में कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे। तो वो भी अगर समाज सेवा में मेरे दृष्टिकोण से तो वो समाज सेवा ही है। उसी पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। बरेली, महाराजगंज, बांदा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, गोरखपुर, लखनऊ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आप रहे, इलाहाबाद में आप, फिर आप आगरा कानपुर जोन में भी रहे, एज आप एडीजी भी रहे एंड आईजी प्रयागराज रहे। प्रयागराज रिलीजियसली और कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है। आगरा कानपुर तो वैसे ही क्राइम के लिए जाना जाता है। लेकिन हर पुलिस ऑफिसर के जीवन में, कार्यकाल में एक कुछ माइलस्टोन जरूर होते हैं जिनको वो याद रखता है रिटायरमेंट के दौरान भी। ऐसे कौन से माइलस्टोन्स हैं विजय कुमार जी के करियर में? देखिए, जितने भी मैंने जिले, जिस समय भी मैं जैसे पीलीभीत में रहा, मैं एसपी पीलीभीत रहा, तो उस समय वहाँ बहुत ही खराब स्थिति थी। आतंकवाद वहाँ पे चरम सीमा पे था। बहुत सारे दशक की बात, 80s के दशक, ये 94 की बात है। वो राइट, वो तो 84 की बात आप कर रहे हैं। 94 में वहाँ बहुत, चूंकि मैं पहले रह चुका था नैनीताल में, मैं नैनीताल में 2 साल रहा, वहाँ एसपी ऑपरेशंस और एएसपी, और उस समय तो और भी भयावह स्थिति थी। उसके बाद फिर मैं एसपी सिटी बरेली रहा, तो वहाँ भी प्रभावित था। बरेली का काफी बड़ा क्षेत्र जो है आतंकवाद से प्रभावित था। तो मैं चूंकि उसी बेल्ट में था तो मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। अगर आप मतलब मुझे वहीं जो है प्रेसिडेंट मेडल गैलेंट्री का मिला, तब तो मैं एएसपी था और मेरी दूसरे साल की नौकरी में मुझे वीरता के लिए पुरस्कार मिला एक मुठभेड़ में, उसमें आतंकवादी मारा गया। तो तब तो कोई हम लोग 3-5 भी नहीं जानते थे और आज जैसी स्थिति नहीं थी। कुछ वाकया याद है उस एनकाउंटर उसमें? अब उसके बारे में देखिए, मुझे लगता है कि अब मैंने पुलिस विभाग से मैंने सेवानिवृत्त हो गया हूँ। अब मैं वीर गाथा काल का कवि तो हूँ नहीं कि अपनी गाथा बहुत विस्तार से बताऊं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने कार्य को बहुत सफलता से किया और इसीलिए मैं 2 साल वहाँ पे रहा भी। अगर वो, क्योंकि उस 2 साल वो 20 साल के बराबर था, उसमें प्रतिदिन हर 10 दिन में एक घटना होती थी। तो आप अगर वहाँ पे उस समय, अब तो आप पता नहीं उस समय आप कहाँ थे, लेकिन उस समय जो भी लोग तराई में रहे होंगे तब उस समय आप उसकी स्थिति नहीं भाप सकते हैं। तो उस समय वहाँ हर 15वें दिन पे एक बड़ी घटना होती थी। बड़ी घटना का मतलब है कि जैसे वहाँ पे रुद्रपुर कांड हुआ, फिर बम विस्फोट हो गया, कोई गाड़ी उड़ गई, ट्रेन के नीचे बम लगा दिया, पुलिस पे हमला हो गया, चौकी पे हमला हो के पूरी चौकी को खत्म कर दिया, कहीं पुलिस पे एम्बुश लगा के पूरा। मुझे सही नहीं लगता है जो ये इस तरीके की घटनाएं कर रहे थे। जो उस समय जो भी आतंकवादी थे, कुछ स्थानीय थे, ज्यादातर स्थानीय थे, एक आध पंजाब का था। अच्छा। ज्यादातर तो स्थानीय ही थे लड़के। मतलब क्या किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित थे क्या? अब वो उस समय माहौल था, क्योंकि पंजाब में भी आतंकवाद था, तो यहाँ भी कुछ लोग अपना, और क्योंकि वहाँ सिख पॉपुलेशन भी है पीलीभीत में, वो भी प्रभावित हो गए यहाँ से। तो मुझे लगता है कि वो मतलब गलत रास्ते पे थे। बाद में रियलाइज भी किया सभी ने। और मैं जब वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ रुद्रपुर से, तो जो आखिरी आतंकवादी था उस दिन मुठभेड़ में उसकी वो मारा गया। और हम लोगों ने काफी मतलब जो वाइंड अप करने का काम है आतंकवाद को हमारी टीम ने किया। हर आईपीएस का सपना होता है कि डीजीपी पद से रिटायर होना है, और उत्तर प्रदेश का डीजीपी होना आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, एक बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। क्या कभी सोचा था दैट आई विल वन डे बिकम द डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश? नहीं, हर आईपीएस अधिकारी सोचता है कि उसे डीजीपी बनना होगा, बनना चाहिए। तो मेरा भी वो था, लेकिन उस समय तो आप पहले नहीं, क्योंकि एक बैच से एक या 2 अधिकारी, एक बैच से एक ही अधिकारी बन पाता था या बन पाता है सामान्य रूप से। तो उसमें संभावना तो
कम देखी जाती कमी, थी। हाँ उस समय कमी होती थी, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है जी। और कि मुझे अवसर मिला पुलिस की सेवा करने का डीजीपी के रूप में। मैंने उसमें अपना जो भी छोटा सा कार्यकाल था, 8 महीने का कार्यकाल था, उसमें मैंने संस्थागत परिवर्तन पुलिस में करने का प्रयास किया। कि जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि कोई अपराधी पकड़ा गया तो फिर उसका 20 साल ट्रायल चलता था। तो जैसे कोई दुर्दांत कोई अपराधी है, अब 20 साल में वो फिर 20 बार अपराध करता था, उससे उसका एक एम्पायर बन जाता था, लोग डर जाते थे, वो एक्सटॉर्शन करने लगता था। तो ये जो इकोलॉजी थी ये इसलिए थी क्योंकि ट्रायल में समय लगता था। तो हम लोगों ने फिर उसके लिए मैंने इसको एक नया इंस्टीट्यूशन जो है ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया और हर जनपद में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, जिसमें यह होता था कि हर महीने 25 केसेस ऐसे आइडेंटिफाई किए जाते थे जो गंभीर किस्म के केस थे, हत्या, बलात्कार, मर्डर, हीनियस क्राइम्स थे। उनको आइडेंटिफाई करके फिर उसको फास्ट ट्रैक किया जाता था। फिर उसमें डीजे साहब की और एसपी साहब की और डीजीएम साहब की एक सम्मिलित मीटिंग होती थी और ये तय होता था कि इन केसेस को जो वास्तव में दुर्दांत अपराधियों के, इसको फास्ट ट्रैक किया जाए। फास्ट ट्रैक में वो प्रतिदिन डे टू डे उसकी डेट लगने लगती थी, तो वो 2-2.5 महीने में सारी गवाही होके सजा के स्तर पे आ जाता था। पहले क्या होता है, सामान्य रूप से किसी भी ट्रायल को होने में 20 साल लगता था और हम लोगों ने उस समय को 2 महीने 2.5 महीने कर दिया। तो ये इस कल्चर को पैदा करना और लोगों को सजाएं दिलाना, हमने पूरे मेरे कार्यकाल में करीब 25,000 लोगों को सजाएं मिली और उसमें से 3,000 लोगों को उम्र कैद मिली और उसमें से 20 लोग करीब जो है मृत्युदंड पाए। तो ये एक माइलस्टोन था मेरे कैरियर का और मुझे लगता है कि पुलिस इसको आगे बढ़ा रही है और इसी से हम अपराधियों में भय पैदा कर सकते हैं। इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह देखा जाता है आपके कार्यकाल का। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपने हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को एक टारगेट भी दे रखा था कि इतने आपको मंथली सॉल्व करने, आपको अंजाम तक पहुंचाने इनके। ये 25 का संख्या थी जी। ये हमारी संख्या 25 की थी। 25 हर ये एक एवरेज निकाला गया कि किसी भी जनपद में कितने गंभीर अपराध होते हैं, तो ये हुआ कि 20-25 हो जाते हैं। उनमें अगर पकड़ के लोगों को सजा दिला दी जाए तो वो अपराध अगर एक बार अपराध करेगा, फिर उसके बाद अगर वो पकड़ा गया और 20 साल की बजाय उसकी ट्रायल जो है 2 महीने में की जाए, जब तक जमानत होगी तब तक उसको सजा हो जाएगी, फिर वो सजा काटने लगे। तो सजा काटने जो सजा याफ्ता मुल्जिम होता है वो अपने परिवार के लिए एक बड़ा उदाहरण होता है। उसे देख के लोग जानते हैं भैया ये तो सजा पा गया, ये तो सजा पा गया, सजा मैसेज जाता है। हाँ, उसके गांव भर के लोग ये लगता है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, पुलिस वाले 2-2.5 महीने में भी सजा करा सकते हैं। तो इसीलिए और जो ये सबसे डर, जैसे छोटे मोटे अपराध की तो बात नहीं है, लेकिन जो लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, पैसे लेके हत्या करते हैं, माफिया है और महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं, बच्चों के अपराध करते हैं, पॉक्सो से संबंधित अपराध, तो उनको अगर दंड मिल जाए तो कम से कम इस तरह के अपराध नहीं होंगे। तो ये पुलिस का एक बहुत बड़ा हथियार था जिसको पहले पुलिस यूज नहीं कर रही थी। उसको हम लोगों ने एक संस्था बनाया, उसके लिए प्रोसिक्यूशन सेल बनाया और उसको मॉनिटर करने लगे और उसके लिए सहयोग भी जुडिशियरी से भी लिया गया, जो जिला प्रशासन था उससे भी सहयोग लिया गया। तो ये बहुत बड़ा काम था जो पुलिस के लिए जो मैं कर सका। सर, पुलिसिंग को लेकर सबसे बड़ी जो एक उत्तर प्रदेश पुलिस से एक टर्म जुड़ी हुई है उसका नाम है एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर के बारे में हर तरीके की बातें होती हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहता है। लगभग 2017 से जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है 200 से ऊपर एनकाउंटर किलिंग्स हो चुकी हैं। ऐसे में एज डीजीपी ऑफ द पुलिस, यू वर द डीजीपी, उस समय भी आपने ये प्रश्न आपसे पूछे गए होंगे। अब जब आप सर्विस में नहीं हैं, क्या एक अप्रोच होती है एज अ डीजीपी? देखिए, मैं अब इतने बड़े सर्विस के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं फिर से उदाहरण दूंगा ऑपरेशन कन्विक्शन का, कि हम लोगों ने 3,000 लोगों को उम्र कैद दिलवाई और 20 लोगों को मृत्युदंड दिलवाया। तो निश्चित रूप से ये करीब 3,020 लोगों को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिला, जिसमें ना तो कोई पुलिस वाले फंसे, ना पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट हुई,
न कोई संभावना है कि भाई अगर आपने किसी को सजा करा दी 2 महीने में, सजा कराना ज़्यादा आसान है। और मुठभेड़, अगर आप कोई ऐसी मुठभेड़ कर रहा है और उसको बाद में कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मुझे लगता है उसका ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है पुलिस के साइकोलॉजी पे। मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ कि अगर मौके पे कोई ऐसी घटना होती है कि भाई आप डाकू हैं, आमने सामने गोली चल रही, तब मर जाए तो कोई उसमें तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो सजा कराए, उतनी एनर्जी अगर वो ये गुंताड़ा लगाने की बजाय कि इसको मारो उसको कैसे करो, इसकी बजाय अगर वो सजा कन्विक्शन पे ध्यान दे, तो निश्चित रूप से 25 का, मैंने तो 25 का टारगेट जिले के लिए सेट किया था, उससे 50 कर सकते हैं। जितने भी अपराधी हैं, जिसको भी आप जिस अपराध का दमन करना चाहते हैं, उस अपराध के अपराधी को आप सजा दिला दीजिए। 5-6 साल की सजा के बाद उसका जो एक्टिव लाइफ है वो खत्म हो जाती है। मतलब एनकाउंटर से बेहतर अप्रोच कन्विक्शन। यस। ओके मतलब जी सर, अभी जो एक पूरा माहौल बना हुआ है, राजनीतिक माहौल है, उसमें कई ज्वाइनिंग्स इधर से उधर खेमा बदलने की हम देख रहे हैं कि एवरी डे, खास करके भाजपा में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है आपके केस में दैट आई थिंक आप केवल दूसरे ऐसे पूर्व डीजीपी हैं जिन्होंने राजनीति ज्वाइन की। आपसे पहले ब्रिजलाल थे। ब्रिजलाल मतलब डीजीपी के रैंक में कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी का ज्वाइन करने वाले, आई थिंक दूसरा नाम आपका होगा जो सबसे मेजर नाम है। ये एक रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी कि जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए 2 साल का कम से कम। उसके बाद वो अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना एंट्री करें और जो भी उनको अपना ठीक लगे, राजनीति में आगे बढ़ना चाहें वो करें। उसके ऊपर क्या आपका एक थॉट है? क्या मेरे ख्याल से वो कभी नियम नहीं बना वो जी कोई इस तरह का नियम नहीं बन पाया, तो इसीलिए उससे तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई रेलेवेंट है ये अगर रिकमेंडेशन मेरे केस में। जी आने वाले दिनों में क्या एक्टिवली पॉलिटिकली आपको हम देख सकते हैं चुनाव में प्रचार करते हुए जालौन, झांसी एरिया, बांदा क्षेत्र में जहां आप काफ़ी समय रहे भी हैं, क्या वहां पे या अपने पुश्तैनी एरिया में जहां से आप? अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, अभी ऐसा कोई मुझे संकेत या दायित्व तो नहीं मिला है। मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं उस पर कार्य करूँगा। और हर आदमी का कोई जो जहाँ तक राजनीति की बात है कि मैं निश्चित भाजपा से निश्चित रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं इस शासनकाल में यहाँ पे डीजी रहा हूँ। इससे पहले मैं भाजपा के शासनकाल में मैं गोरखपुर में एसएसपी रहा हूँ। और श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने के बाद उसका गैंग जो था, वहाँ पे जो बाकी बचा गैंग था, उसको उस गैंग की गतिविधियों का मैंने सफाया किया था। तो मुझे फ्री हैंड मिला जब भी भाजपा की गवर्नमेंट रही अपराधियों के प्रति। के बाद मैं बसपा और भाजपा की दोनों ही गवर्नमेंट थी, और मुरली मनोहर जोशी साहब इलाहाबाद के वो थे, सांसद थे, और वहाँ पे तो खैर बहुत सारे बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे। केसीनाथ त्रिपाठी साहब थे, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे नेता हुए हैं हमेशा। तो उस समय मैंने अतीक अहमद के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की, और उस समय अतीक अहमद सिटिंग सांसद थे। अतीक अहमद को जेल भेजा। अतीक अहमद ने तो सर सोनिया गांधी के एक रिश्तेदार की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। अब वहाँ पे असल में वो दूसरी वो स्थिति थी वहाँ पे, चूंकि वो पूरा एक कॉकस था, बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। उसकी जड़ें बहुत गहरी थी, तो उसके पूरे गैंग को समाप्त करने के लिए यही है कि उन सभी को सजा दिलाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। यही उनका मतलब एक लॉजिकल जो है तरीका है उसको ठीक करने का। जी काफ़ी समय लगा, लेकिन उनका भी एक उनका कन्विक्शन होने में भी, अतीक का भी कन्विक्शन बहुत समय बाद से ये जो बीजेपी का फ्री हैंड है, ये उसी का परिणाम है। और जितने भी जितने ऑपरेशन चलाए वो इसलिए क्योंकि सरकार की हरी झंडी थी, तो मैंने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। उसके अलावा एक ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया, जिसमें पब्लिक जन सहयोग से पीपीपी मॉडल पे हम लोगों को कैमरे लगाने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो हम लोगों ने पूरे हर थाने के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अप्रोच किया, और जहाँ जहाँ फुटफॉल होता था,
जो पब्लिक प्लेसेस थे, वहाँ के लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट किया और पूरे प्रदेश में बिना पैसे गवर्नमेंट बजट के 10 लाख से ज़्यादा कैमरे लगाए। उससे लगभग मतलब जो हर गांव में एवरेज 14 से 15 कैमरे लगे, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हर जगह कैमरे हैं। अगर कोई भी अपराध घटित होगा तो निश्चित रूप से वहाँ कैप्चर हो जाएगा और पुलिस आसानी से उसको ट्रैक कर सकती है। एक सर सेफ सिटी का जो मॉडल है वो महत्वपूर्ण सिटीज में इम्प्लीमेंट होना है, अभी हो नहीं पाया अच्छे से, लेकिन उसका पाइपलाइन में है, कुछ सिटीज उसके लिए चयनित है। उसके जैसे वो चल रहा है मेन सिटीज में, इम्पोर्टेंट सिटीज में, आपने गांव में लोगों के पार्टिसिपेशन से, जैसे आप हाँ, मैंने उसी से प्रेरणा ली कि हमने कहा सेफ सिटी तो चल ही रहा है, तो सरकार का प्रोग्राम है और अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन उसमें बजट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था और उसमें उतना जब लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया है। नहीं, इम्प्लीमेंट है, बहुत जगह है। फिर हम लोगों ने उसके लिए एक अल्टरनेटिव तरीका ढूंढा कि भाई हमें जरूरी थोड़ी है कि आईपी बेस्ड कैमरे हों। अगर किसी बंदे का घर में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे का मुंह अगर रोड की तरफ है, तो हमारा जो डीवीआर उसका हम लेके हम आसानी से काम चला सकते हैं। हमें क्यों उसको 24 घंटे देखने की जरूरत। कोई भी अपराध घटित होगा उसमें कैमरे में कैद हो जाएगा, हमें पता है कि भाई यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ कैमरे देख लेंगे। तो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं, उसका सर्वर होता है, फिर एआई बेस्ड कैमरे होते हैं, तो उसका एक बड़ा बजट होता है, तो उतना हर गांव के लिए नहीं हो पा रहा था। तो ये हुआ कि भाई अब हम सेफ करने के लिए मैं अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले सकता हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हरी झंडी दी और हम लोगों ने उसको सफलतापूर्वक किया। तो अब तो सेफ स्टेट जैसी चीज हो गई है कि हर 10 लाख कैमरे का मतलब हर जगह कैमरा है। सेफ सिटी तो हम लोग सिटी में ही लगा रहे थे, लेकिन फिर ये हम लोग गाँव तक पहुंचे हैं। फिर बाद में उन्हीं का एक सब आदेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो ग्राम प्रधान है वो अपने बजट से गांव में कैमरे लगाएगा, तो वो अभी प्रक्रिया चली रही है। क्या एक मॉडल अप्रोच ऑफ पुलिसिंग होनी चाहिए आपकी डेफिनेशन में? जी, मुझे लगता है कि जो भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं उनको हम निरंतर इम्प्रूव करते जाते हैं। जैसे पहले कोई घटना हो जाती थी, पुलिस जाती नहीं थी, फिर 112 नंबर बना, 112 इमरजेंसी सर्विसेज का बना, तो अब कोई भी समस्या होती है तुरंत जो संबंधित लोग हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले वही ये शिकायत होती कि दरोगा जी 4 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, तब तक मारपीट करने वाले हत्या ही कर देते थे। तो अब तो अगर कोई गाली गलौज भी कर रहा है, तुरंत दूसरा पार्टी जो कमजोर होता है या कोई भी पार्टी, तीसरी पार्टी फोन कर देती है, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, दोनों को थाने ले जाते हैं, वहाँ जो भी प्रिवेंटिव एक्शन होता है या जो भी समझाया बुझाया जाता है वो कार्रवाई हो जाती है। तो वो घटनाएं मारपीट गाली गलौज तक ही सीमित रहती हैं, नहीं तो यही बाद में पहले मर्डर हो जाती थी, किसी को लूट लेते थे। या अब सब हर आदमी जानता है कि तुरंत 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी, कुछ करना नहीं। तो ये एक संस्था बनाई गई, उसकी वजह से लोगों में आत्मविश्वास जगा कि पुलिस आ जाएगी। जैसे कैमरे लगाए गए, उससे ये विश्वास जगा कि यार अपराधी कहीं कुछ करेगा तो उसको ट्रैक करते हुए पुलिस पहुंच जाएगी। सजा एक इंस्टीट्यूशन था जो ऑपरेशन कन्विक्शन, इससे लोगों को विश्वास हुआ कि जो 25 साल तक जो है मूंछों पे ताव देते हुए अपराधी अपने मोहल्ले में घूमता था, वो 5 ही दिन में उसका जो है हवा निकल जाएगी, वह उसका 2 महीने में सजा पा जाएगा और वो फिर उम्र कैद झेलेगा जेल में। संस्थाओं को बनाना जो है ये हर प्रत्येक अधिकारी का ये विजन होना चाहिए कि वो कैसे पुलिसिंग में जो की पॉइंट्स हैं वहाँ कैसे परिवर्तन करे, जिससे और ये निरंतर होता रहना चाहिए। अब जैसे सबसे ज़्यादा जो पुलिसिंग से भी अटैच हो गया है बुलडोज़र वर्ड, जिसमें अपराधियों के खिलाफ भी बुलडोज़र का यूज़ किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा साबोटाज करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उस पर क्या? अब ये तो इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अगर किसी ने गलत कोई भवन का निर्माण कर रखा है तो अगर उसे नगर पालिका हटाती है तो परफेक्टली ठीक है। जी, तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार। पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन अभी भी उनका कहना है कि पुलिसिंग का जो एक अप्रोच है एनकाउंटर के अलावा कन्विक्शन की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। इनसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।